बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ज़रई माहिरीन और इसके साथ साथ ज़रई साइंसदानों से कराएंगे। आपके ज़राअत से मुतल्लिक जितने मसाइल हैं उनका हल आप तक पहुँचाया जाएगा। प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी तौर पर किस तरह की ज़रई तहकीक हो रही है और किस तरह इस ज़रई तहकीक के समरात से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आपने अपने एकेडमिक के दौरान अपने स्कूल के ज़माने से अव्वल पोजीशन हासिल करते आए हैं, आप स्कॉलरशिप्स लेते आए हैं, आपका जो ज़रई करियर है वो इंतहाई शानदार है। आप कौमी और बैनुल-अक़वामी जो ज़रई तंजीमें हैं उनके मेंबर रह चुके हैं। गर्ज़ ये कि आपने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की पर सर्फ किया है। प्रोग्राम में हमारे साथ PARC के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मोहसिन साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इस हवाले से बताइए कि ज़राअत की अहमियत पाकिस्तान में क्या है? ये मोहसिन साहब जो बात कर रहे हैं कि ज़रई मुल्क है, ये अरसे से हम सुनते तो आ रहे हैं और है भी, लेकिन इसका ज़राअत पे इन्हिसार होने के बावजूद अब हम वो जो पुराने ख़यालात हैं ना उस हवाले से थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। ठीक। अब हमारी इकोनॉमी जो इकोनॉमिक्स टर्म में कहलाती है वो ट्रांजिशनल इकोनॉमी कहलाती है। ठीक। इसका मतलब ये है कि हम ज़राअत पे तो इन्हिसार कर रहे हैं लेकिन ज़राअत अब उस तरह सबसिस्टेंस नहीं रही। ठीक। और ये एक इंडस्ट्रियल शक्ल में आगे जा रही है और जो वैल्यू एडिशन का काम है वो पाकिस्तान में अब शुरू हो चुका है। ठीक। बेस्ड वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे है। ठीक। और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। और अगर हम ये तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो हम जो नेक्स्ट स्टेज है जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहा जाता है उसमें बड़ी तेज़ी से आगे जा सकते हैं। सो आप समझते हैं कि ज़राअत हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बशर्ते कि हम जो ये तरक्की का अमल है इसको थोड़ा सा बढ़ा सकें। PARC जो पाकिस्तान का एक तहकीकाती सबसे बड़ा तहकीकाती इदारा है, अगर उसके बारे में बात की जाए जिसके आप चेयरमैन भी हैं, तो वो किस तरह से काम करता है और एक आम आदमी, एक आम किसान को उसका क्या फ़ायदा होता है? एक तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें कि ये सिर्फ तहकीकाती इदारा इट्सेल्फ उस शक्ल में नहीं है जहाँ कहा जाए कि सारी PRC जो सिर्फ रिसर्च करती है। ठीक। PRC कौमी सतह का एक अदारा है। ठीक। जिसका मेन काम जो है रिसर्च, जो नॉलेज है ना और इनोवेशंस हैं, ठीक, उनकी कोऑर्डिनेशन का काम है। असल जो रिसर्च के कंपोनेंट्स हैं वो हर सूबे के अपने हैं। ठीक। तो इसी तरह फेडरल लेवल पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके रिसर्च के अदारे हैं। PRC का अपना इन हाउस रिसर्च अदारे भी हैं, जहाँ जैसा कि ये NARC जहाँ पर बैठे हुए हैं, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। लेकिन टोटलिटी में इसे हम कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम। ठीक। हम उसके कस्टोडियन हैं, तो आइसोलेशन में नहीं है PRC। ठीक। और जब एक्चुअल रिसर्च का पार्ट जो PRC के अदारे करते हैं वो टोटल रिसर्च इदारों का सिर्फ 9% है। ठीक। बाकी सारे जैसे खैबर पख्तूनख्वा है उसके अपने रिसर्च के इदारे हैं, पंजाब के अपने रिसर्च के इदारे हैं, सिंध के अपने रिसर्च के इदारे हैं, जो बलूचिस्तान है उसके अपने रिसर्च के इदारे हैं। हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। ठीक। और हम उनका ताल्लुक डेवलप करते हैं इंटरनेशनल रीजनल रिसर्च इदारों से भी, और जो नॉलेज और इनोवेशन है उसको कोलेक्ट करके और जो ज़रूरियात हैं मुख्तलिफ जगहों पर उसके मुताबिक हम उसको उनके साथ कोलैबोरेट करके आगे देते हैं। तो बुनियादी तौर पे किस किस्म की तहकीक की जाती है और एक आम आदमी को, एक आम किसान को वो किस तरह से की तहकीक पहुंचाई जाती है? देखें, पाकिस्तान में शुरू से आबादी का मसला रहा है और आज भी आबादी का मसला है और ये सारे खा पी रहे हैं। ठीक। और अच्छी तरह खा पी रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करें दूसरे मुल्कों से तो आज जो आप देख रहे हैं, हम गंदम में भी सेल्फ सफिशिएंट हैं, राइस में भी सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम जो गन्ना है उसमें चीनी में भी सेल्फ सफिशिएंट हैं, और कॉटन हम बड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो आप आज मुल्क में देखते हैं कि बिजली का क्राइसिस है, आज आप देखते हैं कि गैस का क्राइसिस है, आज आप देखते हैं कि जो है खाद उसका क्राइसिस है, लेकिन उसके बावजूद लेकिन इस वक्त खाने का क्राइसिस नहीं है। सही।
गंदम मौजूद है, वो अलग गया है बावजूद कि इसके कि मुल्क में बहुत सारे ऐसे मसाइल मौजूद हैं, तवानाई का बहरान चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह गजाई किल्लत जैसी कोई चीज नहीं है और फूड अवेलेबल है। ठीक। और इसी से मैं आगे आपको ले जाऊंगा कि फूड अवेलेबल तो है और इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक। जब पाकिस्तान बना था तो गंदम की पैदावार 5 मन थी। ठीक। आज हमारी जो गंदम की किस्में हैं उनकी पैदावार 70 से 80 मन है फी एकड़। फी एकड़। ठीक। और जो बड़ा किसान है वो ले भी रहा है। ठीक। अब उसके मसाइल और हैं। छोटा किसान जो है वो 15 से लेके 25 मन तक लेता है, उसके मसाइल और हैं। अगर आप इसी पे सिर्फ गौर कर लें तो अगर हम जो वजूहात बाद में डिस्कस भी हम कर सकते हैं उनको अगर हम दूर कर दें तो हम इससे आधी ज़मीन से इतनी गंदम पैदा कर सकते हैं और बाकी ज़मीन हम किसी और अच्छे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रिसर्च जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है। ये उसके बावजूद है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इनटू रिसर्च एंड इनोवेशन रीजन में सबसे कम है। ठीक। उसके बावजूद ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और पाकिस्तान में 2 किस्म के किसान हैं, बड़े किसान और छोटे किसान। बड़े किसान जो हैं वो 20% हैं लेकिन उनके पास 50% ज़मीन है। ठीक। जबकि छोटे किसान जो 50% ज़मीन रखते हैं वो 80% है। ठीक। अब उनके मसाइल जो है ना वो आपके रास्ते में रुकावट हैं। ठीक। और वो मसाइल जो हैं वो डिफरेंट नौइयत के हैं, उन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी कि इस प्रोग्राम का जो सबसे अहम जुज़्व है वो किसान है। किसान के मसाइल की आप बात कर रहे हैं, छोटे किसान और बड़े किसान की। छोटे किसान के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और उनको अगर दूर कर दिया जाए तो मुल्क में और जो गजाई किल्लत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है लेकिन पैदावार को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं बड़े किसानों की बात करूँगा। बड़े किसान अपनी जो टेक्नोलॉजी है उस लेवल पे आगे हैं जहाँ जो अदारे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और वो आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। उनका मसला क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को फर्दर और हायर लेवल पे लेके जाया जाए। अगर 80 मन की पैदावार आज गंदम की है तो उनको 90 मन वाली गंदम चाहिए। अब वो इस पे सेटिस्फाई नहीं है कि 80 मन वाली गंदम, 80 मन पे भी मुतमईन नहीं है, तो उनको 90 मन वाली गंदम चाहिए। तो उसमें तहकीक को उधर जाना है। ठीक है। उनको जो टेक्नोलॉजीज के और छोटे कंपोनेंट्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन की तरफ वो उनको चाहिए। और उनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। वो जो पहले हम 5-6 क्रॉप्स हैं जिसको हम के फूड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, यानी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुल्क है ना, अब वो इससे बाहर निकल के उसको इंडस्ट्री की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और उसके लिए हमें काम करना होगा कि हम ज़राअत को एज ए इंडस्ट्री कैसे चलाएं। तो बड़े ग्रोअर्स की ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनके लिए जो पॉलिसीज़ है ना हमें उस तरह की चाहिए कि बड़े ग्रोअर्स के लिए हम स्पेशल पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें वो एक्सपोर्ट कर सकें। उनके वो मसाइल दूर करें जो एक्सपोर्ट की राह में आयल हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे किसान हैं उनका ये मसला नहीं है, वो आपको एक्सपोर्ट करके नहीं दे सकते। उनका तो अपने घर की ज़रूरियात का मसला है। और सबसे बड़ा अहम क्या इशू है उनका कि उनको नॉलेज जो है तक रसाई जो है ना उस तरीके से नहीं है जिस तरह बड़े ग्रोअर्स को है। उसकी कई वजूहात है, उसमें पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और उसमें जो हमारे अदारे नॉलेज और इनोवेशंस को आगे ले जाने वाले हैं उनकी तादाद का भी मसला है और उनमें जो इन्वेस्टमेंट हमारी है वो कम है। और जो पुराने तरीके इस इल्म को वहाँ तक ले जाने के हैं वो उनसे हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है। मसलन मिसाल के तौर पर जो मतलब मिसाल तो बल्कि मुझे कहना नहीं चाहिए, 6 मिलियन फार्म फैमिलीज हैं पाकिस्तान में। 6 मिलियन यानी 60 लाख ऐसी खानदान हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं ज़राअत पे। तो 60 लाख उन फैमिलीज तक पहुंचना ये और नॉलेज के साथ एक मुश्किल अमर है। और पुराने जो तरीके थे जबकि लोग ये थोड़े थे उस वक्त आसान था, अब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो नए तरीक़ेकार लाने होंगे। तो इस पर भी बात कर सकते हैं लेटर ऑन हम कि जी कौन से नए तरीक़ेकार हैं। एक तो ये नॉलेज इनोवेशंस की बात है, दूसरी बात ये उनके पास पैसे नहीं है, क्रेडिट नहीं है, तो जो कुछ भी वो लेना चाहते हैं वो पहले उनका बिका हुआ है, तो वो अपने वो कर नहीं सकते। इस पर हम बिल्कुल बात करेंगे। थोड़ी सी पॉलिसी पे आते हैं और मुल्की सतह पे ज़राअत को और इस सारी चीज़ को देखते हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो डेवोल्यूशन हो गया और सूबों को खुद मुख्तार कर दिया गया और सूबों को ये वजारतें दे दी गई,
तो आप इस सारे अमल को किस तरह से देखते हैं कि अगर ये डिसेंट्रलाइज होता है और सूबों को खुद मुख्तार किया जाता है तो इसके क्या समरात आएंगे? असल में इसको बड़ा गलत समझा जाता है डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का तो ये आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 10 साल का टाइम दिया गया था। वो एक ये है कि कंकरेंट लिस्ट उसे कहते हैं। इसका कतन इस बात से तल्लक नहीं है कि जी वो सूबाई सतह पर चली गई है तो अब सेंटर ने कुछ नहीं करना है या प्रोविंसेस ने सब कुछ करना है। ठीक। वरना मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो प्रोविंसेस हैं रिसर्च के दायरे तो पहले भी वहीं पर हैं। ठीक। 90% मैंने आपको बताया कि जी वहाँ 9% हम स्पेशलाइज्ड एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक। ओवरऑल हाँ, तो इससे ये नहीं फर्क पड़ा। असल बात ये है कि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो उस तरफ मुंतकिल की गई है। पहले सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाक की थी कि वो तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करे और ये चीज़ें करे, लेकिन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट की गई अपने अपने इलाके में, अपने अपने सूबे के हवाले से। जो उनको खुद मुख्तारी शुरू में पाकिस्तान बनने के बाद दी जानी चाहिए थी उसको लेट किया गया था, वो दी गई है। तो ये अच्छा अमल है, ये बहुत अच्छा अमल है। इसमें तो फर्दर अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जाने की जरूरत है कि जी वो जो इख्तियारात हैं वो लोअर लेवल पे जाएं। सही। लेकिन उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अमल जो है वो भी देने की जरूरत है और उनको क्रिटिकली एग्जामिन करने की जरूरत है। उसमें मिसाल ये है कि जी अभी जब डेवोल्यूशन पिछले दौर में हुई और सूबाई से डिस्ट्रिक्ट पे लेके गए तो वहाँ हमने देखा कि होना तो ये चाहिए था कि ज़राअत पे ज़्यादा पैसा खर्च हो, वो उसकी बजाय प्रायोरिटी चेंज हो गई क्योंकि सड़कें बनाने और ये चीज़ों पे ज़्यादा आना शुरू हो गया। जो पहले खर्च हो रहा था ज़राअत पे वो भी कम हो गया। ठीक। तो उसमें आपको साथ में पॉलिसी के अंदर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसी क्या होगी उसमें कैबिनेट बिल करना होगा कि इतना % लाजमी खर्च करना पड़ेगा और ये आसानी से नहीं हो सकता, ये बाई लॉ कराना पड़ेगा। नतीजा ये है कि ये सिर्फ डेवोल्यूशन से या सूबों को खुद मुख्तारी देने से हल नहीं होगा, उनको उसके अकॉर्डिंगली इसको बेहतर करना होगा, उनको एक मनसूबा बंदी भी अपनी बेहतर करना होगा। मतलब पॉलिसी सिर्फ ये कौमी सतह पर नहीं होती, पॉलिसी जो है हर डिफरेंट लेवल की हैं और उन तमाम पॉलिसीज को किसान दोस्त बनाना होगा। तो जैसे मैंने पहले शुरू में बात की थी कि बड़े किसानों के लिए और पॉलिसी चाहिए, वो तो ऑलरेडी 17 मन ले रहे हैं तो वो एस्पायर कर रहे हैं उससे ज्यादा हो। उम्मीद रखते हैं कि चूंकि ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा होगा तो जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, स्पेशली ऐसे जो अरबाब इख्तियार हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस क्रिटिकल इशू पे जो इतना सेंसिटिव इशू है उस पर आप जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि हमें मनसूबाबंदी अपनी बेहतर करना होगी, आप उस पर ज़रूर अमल करेंगे। डॉक्टर साहब PRC पे वापस आते हैं। PRC पे आने से पहले वो बात मुकम्मल करनी ज़रूरी है कि छोटे किसानों का असल अब इस वक्त मसला क्या है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनका एनर्जी क्राइसिस है और उसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है। यानी अभी अगर हमने एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व ना किया और जो छोटे किसान हैं उनके मसाइल को इस तरह से ना देखा कि उनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो अगर वही रही तो वो आउट हो जाएंगे और उनकी जो घर की सिक्योरिटी है फूड की वो पॉवर्टी में नीचे और चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा इशू हमारे लिए आइंदा आने वाले सालों में ये डेवलप हो रहा है कि ये एनर्जी क्राइसिस एक बड़ा हव्वे के तौर पे छोटे किसानों के लिए एक इशू बन के आने वाला है। सबसे बड़ा आप समझते हैं कि तवानाई का बहरान है, तवानाई का बहरान, लागत इतनी बढ़ जाएगी कि वो बिल्कुल ही फिर जो इस वक्त प्रोड्यूस करके दे रहा है वो नीचे चला जाएगा। तो अगर पॉपुलेशन के लिहाज से प्रोडक्शन को उसी तरह बढ़ाना है तो छोटे किसानों के मामलात को बड़े किसानों के हवाले से सेपरेटली देखना होगा। उनके लिए पॉलिसीज, अब उनका एक मसला ये कि उनकी मार्केट तक रसाई नहीं है। मार्केट तक रसाई नहीं है तो उनके दरमियान में जो बीच में एलिमेंट्स आते हैं वो जो प्रोडक्ट वो पैदा कर रहे हैं एज ए प्रोड्यूसर वो फिर डिसएडवांटेज में है और उनका बहुत सारा जो परसेंटेज है वो दरमियान वाले लेके जा रहे हैं। तो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी होगी कि मार्केट जो इस वक्त कंट्रोल्ड है बाय गवर्नमेंट और उसको एडवांटेजेस बनाना होगा छोटे किसानों के लिए। मार्केट को फ्री करना होगा इस तरीके से कि किसान जो है। क्या ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन है जहां पे तब्दीली को हमेशा रोका जाता है, चेंज को रेजिस्ट किया जाता है, जहां पे कोई भी कदम ऐसा मस्बत कदम उठाना नॉर्मली समझा जाता है कि मुश्किल है, तो क्या आप समझते हैं कि इसका कोई लायामल बनाया जा सकता है और छोटे किसान के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है और चेंज किया जा सकता है और बड़े दूसरे मुल्कों ने भी किया है और इसीलिए मैंने ये बात, आप मुझे PRC की तरफ वापस लेके जा रहे थे, मैं आपको छोटे किसानों की तरफ वापस लेके आए हूँ। और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है। मार्केट को कैसे आप उनके लिए फ्री करें, मार्केट को फ्री करने के लिए छोटे किसानों के लिए बड़े दुनिया में इस वक्त तजर्बात जारी हैं और मैं एक मुल्क ब्राज़ील है उसका नाम लूँगा।
वहाँ भी यही मसला है छोटे बड़े किसानों का, और उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से हल किया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने छोटे किसानों के लिए वजारत इसलिए अलग बना दी है, ठीक, और उन्होंने एक और काम उसमें यह किया है कि छोटे किसानों के लिए मार्केट एक्सेस को डायरेक्ट कैसे किया है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है बाई लॉ के फॉर एग्जांपल उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उस पे ये पाबंदी है कि वो सिर्फ छोटे किसानों से खरीदेगी, वो सिर्फ छोटे किसानों से खुराक की जरूरत पूरी हाँ पूरे करेगी, ठीक, और जहाँ जहाँ उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उस इलाके में जो छोटे किसान हैं उनसे पूरा करेगी, ठीक, वो बड़े फार्मर से या बड़ी जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या मल्टीनेशनल हैं उनसे नहीं वो खरीद सकते। डॉक्टर माजरत हूँ, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना होगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी मौजू पे बात करेंगे कि मुल्क में जो छोटे किसान और बड़े किसान हैं, किस तरह से छोटे किसान को बेहतर तौर पे ऐसे वसाइल दिए जा सकते हैं, ऐसी मनसूबाबंदी की जा सकती है कि उसकी लागत कम हो, जो पैदावारी लागत है उसको कम किया जा सके और उसके साथ साथ उसकी मंडियों तक रसाई को बेहतर बनाया जा सके। इसी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।